अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, जहां पाकिस्तानी हुकाम वफ्द को माली साल 2024-25 की पहली तिमाही की माशी कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देंगे। तहम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में कोई बात नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से टैक्स महसूलात के जो बुलंद बांग अहदाफ रखे गए थे, उनमें पहली तिमाही के दौरान नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि महज 4 माह में 189 अरब रुपए का कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। माशी माहिरीन ने रेवेन्यू अहदाफ समेत कुछ कलीदी अहदाफ की तकमील में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बिलखुसूस FBR की महसूलात में कमी को गैर हकीकी करार देते हुए कहा था कि मुमकिन आमदनी में कमी की वजह अफरात ज़र में कमी है। माशी माहिरीन ने मुतनब्बे किया कि IMF की जानिब से मौजूदा तिमाही के लिए कुछ गैर मकबूल इकदाम तजवीज़ किए जा सकते हैं। क्या हुकूमत मजीद बिलवास्ता टैक्स लगाने जा रही है, जबकि हुकूमत पहले ही मिनी बजट लाने की नवीद सुना चुकी है, जिसका सीधा सीधा मतलब मजीद महंगाई होगा। वफाकी वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो आज IT के शोबे में होने वाली तरक्की को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे रहे हैं, 2 रोज कबल खुद शिकवा कर रहे थे और अवाम को मशवरा दे रहे थे मजीद टैक्स नहीं दे सकते, और वो बताएं कि वो मजीद टैक्स नहीं दे सकते हुकूमत को। Government's role is to provide policy framework and policy continuity to the growth of the economy, and we do believe that it's going to be a real game changer. मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी आवाज बढ़ाइए और उठाइए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि दिस इज नॉट ऑन एनी मोर बिकॉज वी आर डन। इससे मुल्क नहीं चल सकता। वी हैव टू पे आवर टैक्सेस। नाज़रीन, वफाकी वजीर खजाना का पुरुमीद होना अच्छी बात है, मगर सूरत हाल ये है कि मुल्क में एक्स तकरीबन 9 माह से बंद है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब VPN लगाकर ट्वीट करते हैं। अभी चंद रोज कबल अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक्स पर मुबारकबाद देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एक कम्युनिटी नोट का सामना करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि वजीर आजम साहब गैर तौर पर VPN इस्तेमाल करके ट्वीट करते हैं, जबकि हमसाया मुल्क भारत के मीडिया ने भी इस खबर पर काफी तंजिया रिपोर्टिंग की थी। आपको बताते चले कि हुकूमती दावों पर यकीन कर भी लिया जाए तो मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स लगभग $300 मिलियन रही, और भारत की मौजूदा साल की IT एक्सपोर्ट्स $200 अरब थी। जी ठीक सुना है आपने, $200 बिलियन, जो पाकिस्तान से 7 गुना नहीं 700 गुना ज्यादा है। और हमारे खित्ते में हैसियत ये रह गई है कि भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से भी इनकार कर दिया है। वजह बताई गई कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल। PCB के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, और मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल के जिम्मेदार भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। देखना होगा कि वो अब इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि नकवी साहब पर मुल्क के अंदर से भी तनकीद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तहरीक इंसाफ खुद भी बहरहाल दाखिली इंतशार का शिकार दिखाई देती है, और स्वाबी जलसे के दौरान ऐसे मनाजिर देखने को मिले जहां कारकुनान PTI की मौजूदा क़यादत से नाला नजर आए। एक कारकुन का कहना था कि वो कफन साथ लेकर आए हैं, लेकिन कोई फाइनल कॉल भी नहीं दी जा रही। साथ साथ आपको आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेंटिमेंट्स हैं जो वर्कर्स और सपोर्टर्स के, उस पर पार्टी क़यादत क्या राय रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब आज उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तनकीद की और कहा कि उनका किरदार जो है वो बड़ा मशकूक नज़र आता है। गंडापुर साहब के मिले होने पर भी उनको शक है। वो दोनों तरफ वो कहते हैं कि खेलते हैं। राना साहब का ये भी ख्याल है कि फिलहाल बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह ने इमरान खान साहब को पहले भी आंख नहीं मारी और अगले 3 साल भी आंख नहीं मारेंगे। और नाज़रीन, 9 नवंबर को स्वाबी में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया गया, और लाएअमल के हवाले से बहुत लोगों का अगरचे ये ख्याल था कि कोई लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। हम ज़रूर जान लेते हैं। शेख वकास अकरम साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, अदालतों के हवाले से तो कहा जाता था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन अब एहतजाज के भी हवाले से और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से भी यही कुछ तासुर अब सामने आ रहा है कि फाइनल कॉल की बात की जाती है, लेकिन कोई अब तक फाइनल कॉल नहीं दी गई। आप लोग की जानिब से ये कहा गया कि, और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कफन तक लेकर आने के लिए कहा, और आपके जो प्रोटेस्टर्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा हम कफन लेकर आए, लेकिन कोई फाइनल कॉल नहीं दी गई। तो सबसे पहले तो वजह बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है कि किस वजह से अभी तक कॉल नहीं दी जा रही, या फिर किसी और इशारे का इंतजार है? किसी इशारे का इंतजार नहीं है और ना कोई कंफ्यूजन है। लाएअमल का कहा गया था, ये नहीं कहा गया था कि कोई डेट दे देंगे। सो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ लाएअमल यही होता है
जो उन्होंने बयान कर दिया, और वो यही था कि नवंबर के इस महीने में जो कि इमरान खान साहब रिहाई की तहरीक है, हम चाहते हैं कि वो आखिरी मराहिल में चली जाए और सड़कों पे एहतजाज हो, जो हमारा आईनी हक है, और भरपूर तरीके से हो। उस हवाले से जो डेट का इख्तियार है वो इमरान खान साहब के पास है, और इमरान खान साहब जिस दिन तारीख दे देंगे, जिस दिन वो कॉल दे देंगे, उस दिन पार्टी के जो कायदीन हैं, जिसमें उनके चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी या गंडापुर साहब, वो उसका ऐलान कर देंगे, और वो ऐलान करेंगे और हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस किस्म की का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, फाइनल कॉल या डू एंड डाई की सिचुएशन की बात की जाए, तो उसके लिए प्रेपरेशन होती हैं, उसके लिए मोबिलाइजेशन होती हैं, और वो सिर्फ जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि जी आप डेट क्यों नहीं दे रहे, सुबह डेट देते हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतने हजार लोगों को इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, और मैं ये समझता हूँ वही बेहतर समझते हैं कि ये तैयारियां कब तक मुकम्मल होंगी। और वैसे भी शबाबी जलसे के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक एहतजाजी जलसा था, उसमें जिन जिन जिलों से, जिन जिन इलाकों से जिस तरह लोग पहुंचे, कितने पहुंचे, कैसे पहुंचे, कौन से नो शोज थे, किसकी दिलचस्पी थी, किसकी नहीं थी, वो एक तस्वीर हमारे सामने आ गई। हमें बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि कहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है मोबिलाइजेशन के लिए और कहाँ कम करनी है। तो मैं ये समझता हूँ तो ये 9 नवंबर के स्वाबी के इस जलसे के बाद आप लोग ने असेस किया कि तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है? नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूँ, तैयारी के लिए टाइम हमेशा चाहिए होता है। आपने एक छोटा सा जलसा करना होना जी अपने इलाके में, तो उसकी तैयारी पे भी 2-4 दिन लग जाते हैं। और जब आप लोग ये कहते हैं, मतलब लोगों ने तो टीवी पे मजाक समझा हुआ, आप मायने कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों ने तो मजाक समझा हुआ जी, निकल आओ जी सुबह, और जो है वो सुबह कॉल दे दें, परसों कॉल दे दें। मेरी बहन, एक छोटा सा भी जलसा हो तो उसके लिए इलाके में लोगों को प्रेपरेशन करनी पड़ती है। जब आपको, मैंने बार बार कहा कि जब आप फाइनल कॉल करते हैं, और ये लफ्ज कहते हैं फाइनल कॉल, और वो भी पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइजेशन, उसकी प्रेपरेशंस के लिए टाइम चाहिए होता है। ये पीटीआई के वर्कर हैं, ये बेचारे पिछले 2-4 महीनों से, 2 साल से मार खा रहे हैं, 2-4 महीनों से ये मुख्तलिफ मोबिलाइजेशन में आ चुके हैं, टियर गैस, रबर बुलेट्स, गिरफ्तारियां, डिटेंशन बर्दाश्त कर चुके हैं, पस्तायत के ये शिकार है। ये रोबोट्स नहीं है कि हम इनको रोज चाबी देंगे और ये सुबह निकल आएंगे। मैं शेख साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मोबिलाइज करने में भी एक पूरी एक स्ट्रैटेजी दरकार होती है, और आप लोग अगरचे ये कर रहे हैं, 1.5 साल से आपके बानी बहरहाल जेल में मौजूद हैं। हुकूमत की सतह से आप लोग पर तनकीद की जाए, दैट मेक सेंस, समझ आती है, आपके ओपोनेंट्स हैं, लेकिन आपकी अपनी क़यादत और बिलखुसूस वो तमाम आपके सपोर्टर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मैं ज़रूर इसका हवाला देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी सुन रही थी वो ट्विटर स्पेस 9 तारीख की रात को ट्विटर स्पेस हुई, जब आपका ये जलसा कंक्लूड हो गया, आपका इज्तिमा कंक्लूड हो गया, और उस पर शदीद तनकीद की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि लीडरशिप को, और सजाद बरकी साहब उसमें शामिल थे उस ट्विटर स्पेस में, और ये उनसे कहा जा रहा था कि लीडरशिप को ये आप पैगाम दीजिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, स्ट्रैटेजी कोई नहीं नजर आ रही, लीडरशिप पर दबाव डाला जाए, सब आके, और कहा गया बाकायदा तौर पर कि कंपनी का स्क्रिप्ट पढ़ के जो है वो सब चले गए हैं। सो आप बिल्ड करते हैं, एंड व्हाई डू यू बिल्ड अप होप्स एंड देन बैक आउट? देखें, नहीं, किसने कहा बैकअप? क्या कोई जवाब दे दिया किसी ने एहतजाज से? किसी ने कहा कि हम एहतजाज करने नहीं जा रहे? कोई भाग गया एहतजाज करने से? पाकिस्तान में कोई पीटीआई का एमएनए एमपी ऐसा है जिसने जवाब दे दिया कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा? जब बेचारों को बुलाते हैं तभी वो बोरिया बिस्तरा उठा के आ जाते हैं। तो वो तो आ गए, वर्कर्स तो आपके आ गए आपकी कॉल पे। जरा मुझे जवाब दे लेने, जवाब दे लेने। आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर का ताज है। वो हर औखे वेले में, हर जरूरत के वक्त में, हर आनी में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत तो देखें एक ही है, वो इमरान खान साहब। बाकी पीछे तो कोई क्यादत नहीं, ये तो जिम्मेदार है। खान साहब ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं लोगों को, लीडर तो हमारा एक ही है, इमरान खान है। अब जो जिम्मेदारान हैं पीछे, उनको जब भी कभी मुसीबत में कोई जरूरत पड़ी है तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने हमेशा फैसिलिटेट किया है, हेल्प की है। अब बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज है, उनका इस्तराब भी ठीक है, वो भी यही चाहते हैं हमारी तरह के इमरान खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आ जाए। मगर मेरे वो बहन भाई जो हैं वो ये भी समझते होंगे, और बिल्कुल समझते होंगे, उन्हें भी इदराक होगा कि उनसे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर करोड़ हाथ जाने वाले इमरान खान साहब के हैं, जिनमें उनके अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अकारिब सब शामिल हैं।
वो भी यहाँ पे करोड़ों की तादाद में मौजूद है जो चाहते हैं कि खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आ जाए। तो इस तरह जो है वो हर तरीके से है, हर तरफ है। और जो जिम्मेदारान है वो भी ये चाहते हैं कि रोज रोज जो है वो लोगों के सामने में कटारे में खड़े होने की बजाय ये जो जिम्मेदारी है इसको जल्दी से निभाया जाए। मैं दोबारा कहूंगा कि उसमें बहुत तैयारी चाहिए, जिस चीज को आप फाइनल कॉल कहते हैं, और उस तैयारी की हवाले से अब बहस इसलिए खत्म हो जानी चाहिए। और 9 नवंबर को जो आपने स्पेसेस अटेंड की वो बिल्कुल जायज होंगी, उसमें उनके गिले जायज होंगे, उनकी गुफ्तगू जायज होगी। सर क्योंकि शेख साहब आप कहते हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपके सपोर्टर्स और लीडरशिप के दरमियान एक फासला क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन आपके खुद के सपोर्टर्स कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। आज इमरान खान साहब के बयान ने मेरे ख्याल में बहुत सी कंट्रोवर्सीज खत्म कर दी। इमरान खान साहब ने आज प्रेस से बात की अडयाला में, उन्होंने कह दिया कि जो ऐलान किया गया था वो मेरी मर्जी के मुताबिक किया गया था, मैं खुद तारीख का तयन करूंगा। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए खान की ये आवाज जो है ये काफी होनी चाहिए। और उस आवाज के अंदर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं जल्द कॉल दूंगा और इसी महीने में कॉल दूंगा। यही बात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की, और मैं ये समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब पे उस पर वो लगा दी, अब मोड़ लगा दी। अब जो आपने अगला सवाल किया है कि प्रोपेगेंडा और जो वर्कर उसके दरमियान, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैंने उस दिन तकरीर में भी ये कहा कि कैबिनेट मीटिंग्स में, जलसों में, टॉक शोज में ये जो लोग बैठ के हमें मशवरे देते हैं, और वो कौन लोग हैं? कभी ख्वाजा आसिफ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कभी राणा सनाउल्लाह बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कभी तलाल चौधरी बोल रहा है। और ये लोग हमारी पार्टी के लोगों के हवाले से कह रहे हैं हाँ वो गंडापुर तो आया था और ऐसे करके चला गया, वो कह रहे हैं हाँ जी वो फलाने गंडापुर के या फलाने मिनिस्टर के ताल्लुकात हुकूमत। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये पीडीएम के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून के लोग हैं, और इसके अंदर बहुत से, मैं माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, बहुत से मीडिया हाउसेस के कुछ एंकर्स भी हैं जिन्होंने अपने आप को इनके साथ अलाइन किया हुआ है, और वो मुसलसल उस प्रोपेगेंडे को हैमर करते रहते हैं लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने के लिए और वो फासला पैदा करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा तकरीर में, और बड़ा वाज़ेह कहा, कि ये वो लोग जो हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में बैठे हैं, जलसों में बैठे हैं, टॉक शोज में रात को आते हैं, ये कौन लोग हैं? ये नून लीग के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस, थ्रू सर्टेन फ्यू एंकर्स, नॉट एवरीबॉडी, एंड ऑन टॉक शोज एंड अपने जलसों में कहानियां सुनाते हैं ताकि हमारे एक वर्कर को अपने जिम्मेदारान के ऊपर से एतमाद न रहे। तो हमने कहा कि आप उनके प्रोपेगेंडे में मत आए और मत ऐसे बंदों के मशवरे के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे दुश्मन है जो इस वक्त इमरान खान की जिम्मेदारान और इमरान खान के चाहने वालों के दरमियान फासला करना चाहते हैं। उनके मुंह तो देखें, वो कौन है? ये नून लीग के लोग हैं, नून लीग के बंदे, पीपल्स पार्टी के बंदे। क्या ये हमारे खैर खा हो सकते हैं? सर मैं शुरू में मैंने गुजारिश आपसे यही की थी कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा अगर वो ये कहे कि जी आपके जो फ्रंट बेंचेस हैं, जो आपकी पहली सफ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे होते हैं, वो 25 से 50% वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राना सनाउल्लाह झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। इसलिए कि जो 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक पहुंचा, 8 फरवरी से लेकर आज तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा, और मैं फर्स्ट रो में नहीं बैठता हूं, मैं आपको ये भी बता दूं, मगर जितने बड़े बंदे बैठते हैं मैं उनके हवाले से कह सकता हूं कि उनके मोहब्बत के इम्तिहान की जरूरत नहीं है। हर जगह पे मौजूद रहे हैं, हर जलसे में हर जगह पे मौजूद रहे हैं। अगर गैर मौजूदगी थी तो सिर्फ खान के हुक्म पे थी, और वो 26वीं तरमीम के हवाले से थी, और वो कह के थक गए हैं। ये जान के बंदे हमले बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आती। जब खान ने कह दिया कि आपने रुपोश होना है तो रुपोश होना है, बात खत्म होगी। हमारे लिए खान के हुक्म से बढ़ के हुक्म कोई नहीं है। मगर उससे पहले जितनी भी मोबिलाइजेशन हुई हैं, कहां ये लोग नहीं थे? हर जगह पे थे। पर शेख साहब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 9 नवंबर के स्वाबी इज्तिमा के अहदाफ क्या थे, आपका गोल क्या था, और क्या आपने वो गोल अचीव कर लिया? मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल हमने वो गोल अचीव कर लिया। एक प्रेप थी, एक मोमेंटम हम जो है वो बिल्ड करना चाहते थे, हम शुरू करना चाहते थे, पैगाम देना चाहते थे, वर्कर के आमने सामने बैठ के बात करना चाहते थे। लेकिन अपने आपको ये भी तनकीद का सामना करना पड़ा है शेख साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन होम ग्राउंड पे आप तो ये शो जो है वो तो बासानी कर सकते हैं। सो असल तो बैटल ग्राउंड पंजाब है। नहीं तो आपको किसने कहा था कि हम 9 नवंबर को जंग करने के लिए जा रहे हैं?
हमने जब कंफर्टेबली अपने वर्कर से बात करनी है तो अपने होम ग्राउंड पे ही बात करनी है ना जी। हमने कोई दुश्मन के मैदान में जाके तो बात नहीं करनी है। वो तो वहाँ फाइनल मैच होगा, जब फाइनल मैच का कॉल इमरान खान साहब देंगे, सब वहां पहुंच जाएंगे। और आपने कहा कि एहतजाज करनी है जहां हमारे पे गोले बरसाए जा रहे हो, हमने लाए अमल भी वहां पे तय करना है जहां पे गोले बरसाए जा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। लोग कई सबकी राय का एहतराम है, मगर कुछ सोचें, जब आपको छोटा सा यूनियन काउंसिल का जलसा करना पड़ता है, या अब मुझे देखे ना, पिछले दिन 2-4-6 महीने से पंजाब में कितना औखा है लोगों के निकलने का। अब जिस सूबे के अंदर, जिलों के अंदर कन्वेंशन नामुमकिन हुए पड़े हैं, वहां से आप मोबिलाइजेशन कराना चाहते हैं तो क्या उस पर टाइम नहीं लगेगा? ये कोई आसान काम है? शेख साहब, मैं एब्सोल्युटली वो सबके सामने ही है जो आप लोग ने जिस किस्म के ऑब्स्टिकल्स अबूर करते हुए आप लोग यहाँ तक बहरहाल पहुंचे। बट शेर अफजल मरवत साहब की मैं जरूर स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगी। गुज़िश्ता हफ्ते और इसी आपके 9 नवंबर से पहले मेरे ही प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि मैं अब आइंदा के किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा अगर लाएअमल नहीं बताया जाएगा, अगर हमें नहीं पता कि पॉलिसीज क्या बन रही हैं, कौन फैसले कर रहा है, क्या लाएअमल होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। सो एक कंप्लीटली क्लूलेस पिक्चर उन्होंने शो की। मुझे ये नहीं पता कि शेर अफजल ने आपके प्रोग्राम में क्या कहा, क्योंकि वो मुझे कल भी गिला कर रहे थे कि भाई अगर कोई मेरे हवाले से बात पूछे तो पहले मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत बयानी करते हैं। सर ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप चाहे तो मैं सुनवा भी सकती हूँ। नहीं, सुन ले मेरी बात। आपका बड़ा एहतराम है, मुझे यकीन है कि आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही होंगी। शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं और 9 नवंबर को सवाबी में हमारे साथ मौजूद थे, मेरे साथ भी बैठे रहे। और उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा सा उनको यहाँ पे हकला इंटरचेंज पे कोई मज़ामत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लेट पहुंचे, तो ही वाज देयर एंड ही इज पार्ट ऑफ ऑल द लाएअमल एंड ही इज पार्ट ऑफ द, अपने हल्के से बंदे बिल्कुल लेके आएंगे, अपने इलाके से बंदे लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे। राइट शेख साहब, आपने अपनी स्पीच में 9 नवंबर को आपने कहा कि एक तो एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, विच इज गुड। आप कहते हैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ आपने यकीनी बनाना है, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। अगर आप मेरी तकरीर सुने तो मैंने कहा इमरान खान साहब का पैगाम है। अगर आप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जी उनका बयान पढ़े तो आपने बिल्कुल आपने उनको उनकी बात ही रिएटरेट आपने अपने तकरीर के कोट की और तकरीर में कहा कि फौज हमारा कौमी असासा है, हमारा हदफ किसी इदारे के खिलाफ एहतजाज करना बिल्कुल नहीं है। हमारा हदफ जो है वो जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आजादी, जो सो ऑन। वो आपने सुना मैंने क्या। राइट लेकिन मैं शेख साहब ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप कहते हैं कि आपने उसी तकरीर के दौरान कहा था कि मत मशवरे दो घर में बैठकर, मत मशवरे दो अपने सोफों पर बैठकर, हमारे साथ शामिल हो, मैदान में शामिल हो, फील्ड में शामिल हो, जहां तुम्हें फस्तायत का सामना करना पड़े, जहां तुम्हें टीयर गैस और बुलेट्स, रबर बुलेट्स का सामना कर। ये किसकी तरफ इशारा था? वैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने अपनी तरफ ये इशारा समझा, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल गलत समझा। और ये तनकीद जो मैंने सारी देखी है, तो आप बता दें कि किसकी तरफ इशारा था ये। You are the, मुझे जरा बोलने देंगी तो, you are the first one to question and this is very good. I wanted कि आप मुझसे पूछें। मेरी बहन, हमने करोड़ वोट लिए हैं पंजाब से, करोड़ वोट लिए, ठीक है जी। अब मैंने 2.25 लाख से ज्यादा वोट मैंने अपने हल्के में लिए। मेरे साथ वाले हल्के में 1.5 लाख और फिर साथ वाले हल्के में 1,70,80,000 वोट MNA साहब ने लिए। और अगर हम सिर्फ 3 MNA बना लें तो वो भी 5.5 लाख के करीब लगभग बन जाता है इस तादाद में। लाहौर में कितने वो हारे जीते लोग, और पंजाब से कितनी तादाद आई यहाँ पे सवाबी। तो मुझे बड़ा गिला रहा उन दोस्तों से कि जो हमें मशवरे जरूर देते हैं, फोन करते हैं, फिर रो पड़ते हैं कि खान को कब रिहा कराना। और फिर जब हम कहते हैं कि आओ हमारे साथ चलो, मतलब है कि अगर आपने लाहौर से नहीं आना हमारे साथ, आपने इस्लामाबाद से नहीं आना सवाबी के जलसे में, आपने झंग से नहीं आना, आपने सरगोदा से नहीं आना, तो अल्लाह के बंदों को घर बैठ के मशवरे किस बात के देते हो? हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो चलो वहां बैठे हैं, अपनी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, वहां जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, वो हमारी पूरी मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, जहां कहीं और जरूरत होती है वो भी पूरी करते हैं। हमारा तो इशारा जो था इस तकरीर में वो उन दोस्तों के साथ था कि हम बैठे कहाँ हैं सवाबी में। अगर आप यहाँ से 2-4 घंटे की मसाफत से उठ के भी नहीं आ सकते थे, सानू केड़ी गल दे मशवरे देते हो। लेकिन शेख साहब, आपको वजह क्या लगती है कि क्यों नहीं आए होंगे? क्या वो हुकूमत डर खौफ पैदा करने में कामयाब हो गई है? फिर देखें, डर खौफ तो पंजाब में है, इसमें तो मेरे ख्याल में हमें इतना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। डर खौफ तो है ना। एक जगह पे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के ऊपर FIR करके डिटेंशन ऑर्डर्स के थ्रू उनको कई महीने अंदर रखा जाता है।
उनका एमएनए एमपीए बहुत बड़ा चौधरी होता है। हाँ। और जब एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उसी एमएनए एमपीए को घसीटती है, उसमें पर्चे देती है, उनको घरों पे घर करती है, तो हल्के पे असर पड़ता है। और ये कोई कहे कि खौफ नहीं है तो बस ये कहानी छोड़े ना, हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है क्या है। तो वो मैंने गिले जरूर किए लोगों से, और अपने लोगों से किए कि अल्लाह के बंदे इधर नहीं आओगे तो फिर फाइनल कॉल पे कैसे पहुंचेंगे आप। तो फिर मेरे तो जो सामने खड़ा हुआ है वर्कर अलीना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम वो मेरे साथ तो खड़ा है। अब जो घर बैठ के मुझे मशवरे दे रहा है, तो मैं उससे कहूंगा मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी जान से भी ज्यादा अजीज, मैंने वर्कर की मैं जितनी पजीराई कर सकता था मैंने की है, मगर जो घर में बैठे रहे और नई शबाबी पहुंच सके, मुझे बड़ी तकलीफ है उनकी। और होनी चाहिए कि अगर हम आज शबाबी नहीं आ सके, जो कि सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज का इवेंट था, तो कल नो अगर हम फाइनल कॉल करते हैं जो लत्तर बाज रहे होंगे और वो टेयर गैस या कोई वो, तो फिर हमारे साथ। इसलिए उन दोस्तों को मैंने गिला किया है कि मत बैठो भाई अपने घर में, मत अपने सोफों में बैठ के मशवरे दो, हमारे साथ खड़े हो। शेख साहब, पाकिस्तान के अंदर हो। आई गेट इट शेख साहब, राइट, बट व्हेन यू से फाइनल कॉल से क्या मुराद है? अडियाला जेल की तरफ रुख करेंगे? देखें, मैंने तो कहा, अगर आपने तकरीर सुनी हो, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता फाइनल कॉल क्या होगी, कॉल्स आती रहेंगी, उनमें से कोई भी फाइनल हो जाएगी, ठीक है ना जी। फाइनल का मतलब तो यही होता है कि बस ठीक है, वो फिर डिसाइसिव बात है। गंडापुर साहब कह रहे हैं इसी माह में होगी, इसी माह में इमरान खान साहब फाइनल कॉल देंगे। ये खान का देखें, खान साहब का हुक्म है, अगर वो कहते हैं इसी माह में होगी तो इसी माह में हो जाएगी, हम तैयार हैं सारे। बट डोंट यू थिंक मुसलसल लोगों और अलीना और तैयार हैं, और जो दोस्त सवाबी नहीं आ सके पाकिस्तान में होते हुए, इसमें ओवरसीज का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बेचारे जो कर सकते हैं कर रहे हैं। जो नहीं आ सके, मैं उन्हें कहूंगा कि खुदा का नाम है, मतलब बहुत सी जगहों पे हमें हुई है परेशानी, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो है वो उन्होंने नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया पंजाब में जिस तरह करना चाहिए था। बहुत सी जगहों पे यूथ के प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड किया जहाँ करना चाहिए था। हो सकता है आपके यहाँ के दोस्त, शेख साहब, हो सकता है आपके यहाँ के दोस्त वाकई में डिसअपॉइंटेड हो पार्टी की आदत से। क़यादत तो इमरान खान है, हम तो सारे जिम्मेदार हैं। ये आपको क़यादत नजर आती है भाई? इनको तो जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं कर रहा हूं तो कल खान साहब तब्दील कर देंगे, किसी और को ले आएंगे, ये उनकी पार्टी है। राइट, कॉल तो खान साहब ने देनी है। तो इसका मतलब है कि जो बंदे हमें वोट इमरान खान साहब के कहने पे दे रहे हैं, वो इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलेंगे भाई? निकले आप। हमने तो देखें, अगर आप मैसेज, मेरा जो जलसे से पहले का वीडियो मैसेज मैंने दिया था जी, मैंने मिन्नत की थी सबकी, पूरे पाकिस्तान में जो वर्कर्स थे, कि खुदा के लिए जरूर आना, ये बहुत अहम है, आपका पहुंचना बहुत अहम है, बड़ा डिसाइसिव है। जब आप आएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये चीजें किस तरीके से और कितने अरसे में आगे जाएंगी। तो इसलिए वो गिला मेरा बनता था, और अगर मैं गिला अपने वर्कर से भी नहीं करूंगा, देखें एक वर्कर था जो मेरे सामने खड़ा था, वो बेचारा भी तो आया ना अपने घरों में से, और था जो घर बैठा हुआ था, जरा सानू कहता था कि छुड़ाओ, मगर ਅਸੀਂ कहने साढ़े नाल आओ। सर वो तो कहते हैं, वो वर्कर तो आपका ये कहता था कि गंडापुर साहब ने कहा है कि फाइनल कॉल होगी, कफन लेकर आओ। हम कफन लेकर आए और गंडापुर साहब ने कहा था घर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो घर चले गए। बट बहरहाल मैंने तो नहीं सुना कि गंडापुर साहब ने कहा था घर नहीं जाएंगे। सर गंडापुर साहब ने कहा फाइनल कॉल घर वालों को बता देंगे, जमाने जनाजे पढ़ लें, वो सब कुछ रिकॉर्ड पे। जिस दिन मेरी बात सुने आप कंप्लीट कर लें, फिर मैंने राणा साहब का एक सवाल करना है। मेरी बात सुन, जिस दिन इस इवेंट का 9 तारीख का ऐलान हुआ और खान साहब से मिलके गंडापुर जेल से बाहर आए और आते 7 बार मीडिया में उन्होंने ऐलान किया, आप वो स्पीच निकाल लें और वो जो मीडिया से टॉक किया जिस वक्त ऐलान किया 9 का, और उसमें देख लें कि गंडापुर ने क्या कहा है। फिर अगर कोई गिला हुआ तो मैं हाजिर हूं। सर सब कुछ चला चुके हैं। शेख साहब मुझे आखिर में ये बता दें, राणा सनाउल्लाह साहब को लग रहा है शेख साहब वक्त की कमी है। अच्छा बताएं। ऐसे ना करें। देखिए दूसरी बात ये है, मुझे एक बात बताएं, एक स्ट्रेटजी है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। पुराने बयान को आप अगले बयान के साथ तो नहीं रखा, जो पुराना बयान है वो पुराना बयान है। गंडापुर के यही जज्बात हों जो वो कह रहा है, मगर जब वो खान को मिल के आया और खान ने कहा कि नहीं आप 1 डे इवेंट कर दे, तो 1 डे इवेंट हो गया, और उस ऐलान पे उसने जो कहा लोगों ने उसी पे जाना है ना। ठीक है वही हमने जो बात गुफ्तगू का आगाज जहां से किया था कि बात रखिएगा, अपने ज़हन में बात रखिएगा, इतनी बड़ी मैस मोबिलाइजेशन ना चंद लोगों के कहने पे नहीं होती है। जिन लोगों ने बंदे लेके पहुंचना है ना, और जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उनकी इनपुट अहम तरीन इनपुट है। राइट शेख साहब आखिर में राणा 10,000 15,000 आदमी देखें, 5,000 10,000 15,000 आदमी के ले जाने से कोई तब्दीली या कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक वो चीज नहीं आ जाएगी।
अगर हम खान को निकलवाना चाहते हैं तो तकरीर में भी कहा, उससे पहले जलसे के हवाले से वीडियो में भी कहा कि हमें बड़ी तादाद में निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत ये अपने लोगों की कि आप बड़ी तादाद में निकलेंगे तो आएंगे ना। जो पाकिस्तान में हमारा वर्कर बैठा है, वोटर बैठा है, हाँ। सिर्फ वर्कर नहीं, वर्कर तो बेचारा हर दफा आ जाता है, वर्कर तो बेचारा बार खा के आ रहा है। सर वोटर और वर्कर दोनों आपका बहुत एब्सोल्युटली बहुत चार्ज आपका वोटर और आपका वर्कर है, और वही उसी हवाले से रिजर्वेशन जो ओवरसीज पाकिस्तानी के थे कि वो किसी पॉइंट पर अगर डिसअपॉइंट होंगे, टाइम नहीं है, क्रेडिबिलिटी आगे आने का टाइम है। खान साहब ने कहा है रिजर्वेशन का टाइम नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ जो मर्जी करना हुआ फैसला कौन, आप कहते हैं फैसला कौन घड़ी जो है वो नवंबर का माह साबित होगा। बट शेख साहब आखिर में राना सनाउल्लाह साहब को लग रहा है, देखिए जी ऐलान खान साहब कहेंगे, कल तुसी मैनू ना फाड़ के बह जाना। खान साहब जो कहेंगे, खान साहब वो सबको कम्युनिकेटेड है। शेख साहब राना साहब का तो सवाल ले लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सजा होती देख रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं वो इमरान खान साहब को आंख नहीं मारेंगे, अगले 3 साल तक नहीं मारेंगे। सो इमरान खान साहब वाकई में चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह उनको आंख मारे? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये राना साहब, देखे ना, ये राना साहब जैसे लोगों के हवाले से ही मैंने कहा कि ये जो मशवरे देते हैं और ये जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है, ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन है, और है हमारे दुश्मन, जो हमारे कायद को कह रहा है कि 5 साल की सजा हो जाएगी। हाँ। और को आंख, इमरान खान साहब को किसी न आंख की जरूरत है और न आंख की उम्मीद है, क्योंकि ये खुद आंखों के इशारों से मुल्क से जाते रहे हैं और बारहा गए हैं हर दफा चोरी चकारी के बाद। तो इसलिए ये समझते हैं कि हर लीडर इस मुल्क में जो अंदर पड़ा अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो शायद इन्हीं के लीडर की तरह है कि आंखें मारेगा और वहां से दौड़ जाएगा। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, और आज इमरान खान साहब ने उस पर भी बात की वाले कि मैंने तो कभी ये बात नहीं की कि जी आप जो है ना मेरे से इस तरीके से बात करें या मेरे से कोई डील वील करें। तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने अपने जोर पे और अवामी एहतजाज की ताकत से चीजों का रुख मोड़ने की कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह की जात बड़ी है और वो कोशिश हम सब कर सकते हैं। राइट। और खान साहब हम सबको जी, मैंने कहा इमरान खान साहब खुद भी एक जुडिशियल रूट ही के तहत चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। बट शेख साहब थैंक यू सो मच। जी 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 आप कंप्लीट करिए ना अलीना। हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, हम तो एक सियासी जमात है। सियासी जदोजहद में शिद्दत ला सकते हैं, वो हमारा आईनी हक है। तो अब हम वो तो हमें हक, हमें तो ये हमारा हक भी नहीं इस्तेमाल करने देते। राइट। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरकजी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि हम अवामी एहतजाज और अवामी ताकत ही के बलबूते पे वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, उनके बानी के साथ इंसाफ हो, और फाइनल कॉल इमरान खान साहब ही देंगे। तब तक ये पूरी एक मोबिलाइजेशन अवाम को और अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को एक मोबिलाइज करने का एक जिस स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है वो इस वक्त नजर आ रहा है। और 9 नवंबर के हवाले से जो तनकीद की जाई थी उसको काफ़ी हद तक उन्होंने एड्रेस किया। एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब, जिनसे हम मौजूदा मुल्की सूरत हाल और इस वक्त लंदन में वाकई में कुछ खिचड़ी पक रही है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़ी पाकिस्तान में इस वक्त एक मिनी बजट की बाज़गश्त हो रही है। IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और जो माली साल के जो पहले क्वार्टर में हमारी कारकर्दगी रही है उस हवाले से, और स्पेशली FBR के जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा जा रहा है रेवेन्यूज़ में 189 बिलियन रुपीस तक का, और जो कि ऑलरेडी माहिरीन का ख्याल था कि एक बड़ा एक हमने आए टारगेट भी सेट किए रेवेन्यू कलेक्शन का, वो भी एक बुलंद तरीन सतह पर हमने किया था इस बजट में। लेकिन मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट, और चूंकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब खुद भी ये कहना शुरू हो चुके हैं कि अवाम को कहना चाहिए हुकूमत से कि मजीद टैक्स ना लगाएं, और अवाम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें और मत लगवाएं टैक्स। तो ये किस तरह की नौबत आ गई है कि मौजूदा हुक्मरानों को खुद ही ये इल्तिजा करनी पड़ रही है, और बिलखुसूस हमारे वजीर खजाना क्या नए टैक्सेस लगाएंगे, और क्या अवाम जिनके ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन है वो इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? इस पर गुफ्तगू होगी। और साथ साथ कुछ सियासी भी जो सूरत हाल है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर मौजूद हैं, उनकी बेटी मुल्क से बाहर मौजूद हैं, और जिस किस्म की हमें सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान में भी और उनके प्रोविंस के भी हवाले से, जो कि एक स्मॉग की भी सूरत हाल है, ऐसे में बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत को। जुबैर साहब हमें ज्वाइन करें। मोहम्मद जुबैर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साहब गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जी। तो जुबैर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगी, इस आईएमएफ के जो ये एसओएस मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और जो फर्स्ट हमारा जो क्वार्टर रहा है उसके भी हवाले से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? आईएमएफ हम पे सख्त जो है कोई शराइत लगाने जा रहा है, इम्पोज करने जा रहा है, और हमसे मजीद कुछ सवालात होंगे पहले क्वार्टर में जिस किस्म की कारकर्दगी रही? जी, आईएमएफ का जब फाइनलाइज किया था, आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव किया था, तो आपको पता है उससे पहले बहुत सख्त जो बातचीत थी और शराइत थी आईएमएफ की, क्योंकि जाहिर है 24वां प्लान था और वो चाहते थे कि 24वें प्लान में कम से कम पाकिस्तान वो कमिट करे और वो एग्री करे अहदाफ, जिसको करके 3 साल के प्रोग्राम में पाकिस्तान उस मुश्किल से फाइनली निकल जाए, ताकि अगले आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत ना हो और अपनी इकोनॉमी को संभाल सके और वो चीजें इंप्लीमेंट करे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, रिफॉर्म्स कर सके। तो एक तो आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि अब वो जाहिर है रिव्यू करने आए हैं, आज से रिव्यू शुरू हुआ है रस्मी तौर पर और कल से प्रॉपर होगा। तो टैक्स सबसे ज्यादा अहमियत रखता है आईएमएफ के हवाले से, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद आईएमएफ अप्रोच। आईएमएफ की जो अप्रोच है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ रिव्यू करेंगे, और उनकी उस शराइत में शामिल था कि अगर क्वार्टर में अहदाफ पूरे ना हो तो फिर मिनी बजट लाया जाएगा ताकि उसकी रिकवरी हो सके। तो पहले तो आपने जिस तरह जिक्र किया 190 बिलियन का शॉर्टफॉल ऑलरेडी हो चुका है। अब 190 बिलियन का, जी, अब वो क्यों हुआ है? वो एक तो वजह ये थी कि जो ओरिजिनल टारगेट था वो अनरीजनेबल था, क्योंकि वो दो एस्पेक्ट थे उसके। एक तो 1.8 ट्रिलियन के करीब के नए टैक्सेस थे, और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, इन्फ्लेशन के थ्रू आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपका एडिशनल आएगा, इफ नथिंग एल्स हैपेंस, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी प्लस जो इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से आप टैक्स में इंक्रीज कर सकेंगे। दोनों को जोड़ भी ले तो वो 12.9 या तकरीबन 13 ट्रिलियन का टारगेट नहीं होता था। और एफडीआर ने जितनी भी कोशिश की है, मेरा ख्याल है वो करने के बाद, क्योंकि आप बिजनेस बंद करके तो नहीं टैक्स कलेक्ट कर सकते या टैक्स रिफंड्स रोक के तो नहीं टैक्स टारगेट अचीव कर सकते, बिकॉज आपने जो बहुत अहमियत की चीज होती है, अपना इकोनॉमी को भी देखना होता है, अपने बिजनेसमैन के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होता है कि वो इतने एलर्जिक होते हैं। तो वो अब उस पर क्या आईएमएफ स्टैंस लेगा, कि क्या जोर देगा कि जी मिनी बजट लेके आए, और अगर अभी जुबैर साहब, व्हाट डज मिनी बजट में, लोगों को समझा दीजिए। लोगों को अब कमर कस लेनी चाहिए। मिनी बजट में मजीद टैक्सेस होंगे, मजीद टैक्सेस से फिर इन्फ्लेशन एक स्पर करती हुई हमें दिखाई देगी, जिसके लिए आपको फिर पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। दैट विल अगेन हैम्पर योर इकोनॉमिक ग्रोथ। जी, वो देखे ना, वो मैंने कहा ना, जो नए बजट थे वो तकरीबन 1.7-1.8 ट्रिलियन के लगाए थे। तो अगर वो पिछले साल का जो हमारा जो टैक्स एक्चुअल टैक्स था उसमें 1.8 जो भी ले तो 13 ट्रिलियन बहुत दूर था। तो वो तो जनरली कंसिडर किया जा रहा था कि वो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसके शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दिस विल बी एन अप्रोच फ्रॉम आईएमएफ दैट पाकिस्तान शुड नॉट एक्सेप्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस के थी। लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे एडिशनल टैक्सेस। और आपने औरंगजेब साहब का जिक्र किया कि औरंगजेब साहब ने बड़ी फैसिनेटिंग बात की है। शिकवे कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, शिकवे आप बोल रहे हैं, मतलब वो उनको कंट्री के हालात का नहीं पता कि अगर वो शिकवे करेंगे और पब्लिक फोरम में शिकवे करेंगे तो पता चले कि उनके पास नोटिस पे आएंगे और डराने धमकाने का भी शुरू हो जाएगा। भाई वो कौन से फोरम में शिकवे करेंगे? हर फोरम दे हैव द राइट टू यूज, सोशल मीडिया भी है या वो पब्लिक फोरम्स भी हैं, अपने जो उनके बैंकिंग एसोसिएशन है या जो भी एरियाज है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के थ्रू या ओवरसीज चैम्बर के थ्रू जब करेंगे तो हुकूमत उनको धमकियां इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आएंगी कि भाई आप इस किस्म के ना करें, ये तो पाकिस्तान दुश्मनी के लायक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। औरंगजेब साहब का एग्री नहीं करता कि जी भाई आपने एक्शन लेना है, अवाम के शोर में जाने से क्या। और अवाम में भी आप पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं जो पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं आना चाहते, वो क्रिटिसाइज नहीं करते हुए अच्छा लगता है। बट जुबैर साहब, औरंगजेब साहब तो खुद भी ये बात एडमिट कर रहे हैं कि नो वन वांट्स टू रोल ओवर द डेट। वो कहते हैं नो वन वाज रेडी टू डिपॉजिट अमाउंट इन योर कंट्री, कंट्री कैन नॉट बी रन ऑन डोनेशंस। वो प्राइवेट सेक्टर को प्लीड कर रहे हैं कि जी आए और आके थोड़ा चार्ज संभालें। वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के डेफिसिट की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, सो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको कोई दोहरे मयार के तौर पर देखा जाएगा? लेकिन वो उसके साथ साथ वो आईएमएफ की जो शुरू में उस वक्त की शर्त थी कि जी आप रोल ओवर्स के हवाले से कंफर्म
राइटिंग में लेके आए हैं तमाम ममालिक से जिनके डिपॉजिट्स यहाँ पड़े थे, सऊदी हाँ। अरेबिया, यूएई, चाइना वगैरह के। और एक तरफ वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात खबर दी कि जी अब कोई तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि जी अब मैं किसी मुल्क में रोल ओवर के लिए नहीं जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा। तो फिर ये गैप जो है, जो आईएमएफ का कंसर्न है कि वो गैप आपका जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में है वो कहाँ से पूरा होगा। सो आई थिंक ये नेगोशिएशंस बड़े टफ होंगे, डिफिकल्ट होंगे पाकिस्तान के लिए। या तो हुकूमत पाकिस्तान ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने खास तौर पर ये सोच लिया है कि जी अब दबाव इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि दबाव बर्दाश्त करने का मतलब ये भी है कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सेक्रीफाइस करेंगे ना, इकोनॉमिक Absolutely. एक्टिविटी को कंटेन करेंगे। तो समझाने की बात जो है आईएमएफ को, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आईएमएफ के साथ हमें शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए, आईएमएफ को भी समझाना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेट द इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस और उसके कॉन्सिक्वेंस में आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। अगर आप पहले टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा देंगे तो खुद ब खुद लोग जाहिर है इकोनॉमी ठप होनी शुरू हो जाएगी। वो बिजनेस मॉडल ही नहीं चल सकता कि भाई अगर आपने इतने टैक्सेस देने। अब तो कहा जाता है कि पाकिस्तान फॉर सर्टेन सेक्टर्स हैज द हाईएस्ट टैक्स रेट इन द वर्ल्ड। वो आप पहले तो टैक्स रेट है, फिर उसके बाद टैक्स, उसके बाद 10% ऑन प्रॉफिट और है, तो 39.95% वो बन जाता है। फिर वो दूसरे टैक्सेस आ जाते हैं। बट जुबैर साहब, आपको लग रहा है इस महंगाई से तंग आके अवाम विल टेक टू द रोड्स? अब ये तो जिन्होंने निकालना है विल टेक टू द रोड। अवाम ने तो 38% सीपीआई इन्फ्लेशन भी बर्दाश्त कर लिया था, रोड पर नहीं आए थे। तो अवाम का तो नहीं मैं कह सकता। एसपीआई तकरीबन 48-49% पे चला गया बिल्कुल। था पिछले साल में, फिर भी रोड पर नहीं आए थे। बिल्कुल। सो मेरी ख्याल है कि ये दो का कोई रिलेशनशिप है। रोड पर आने के लिए कोई फोरम होता है, कोई ठीक। पॉलिटिकल पार्टी होती है तो इसको आगे लेके जाती है, उसको आवाज बनती है अवाम का। तो इस वक्त तो एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पीटीआई है। अगर वो इस इशू को लेके अवाम को निकाल सकती है, और दुनिया भर में निकलते हैं। वैसे जुबैर साहब, आपका ख्याल नहीं है कि मियां साहब से वैसे ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए थी कि वो तो तजुर्बाकार थे, वो मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकालने का तजुर्बा रखते थे, वो इतने बारियां जो है वो सर्व कर चुके हैं, उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए था। अब तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिनीवा में मौजूद है, उनकी बेटी भी जिनीवा में मौजूद है। वहां पे 4 लोग खड़े होकर उनकी सपोर्ट में बात कर रहे होते हैं, बड़ा लोग शदीद तनकीद सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बट मियां साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए था इन हालात में। देखें ना, ये डिस्कनेक्ट जब होते हैं ना पॉलिटिकल लीडरशिप अवाम के साथ, तो इसी किस्म के फिर फैसले किए जाते हैं कि इसका मतलब आप कनेक्ट ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं। एक तो वो जाहिर है मईशत के हवाले से हैं, एक सिंबलिज्म होता है कि आप पब्लिक पोस्टर क्या है, आप कहाँ देखे जाते हैं, आप कहाँ उठते बैठते हैं, क्या अवाम के साथ आप खड़े हुए नजर आते हैं जब अवाम मुश्किल में होती है। आपने स्मॉग का जिक्र किया था, अब पूरा पंजाब उसकी लपेट में है, खासतौर पर लाहौर, मुल्तान वगैरह। आज की सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो सबसे अच्छे माहौल में जेनेवा, ऑलमोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन टर्म्स ऑफ लीस्ट एयर पोल्यूशन एंड सो ऑन। मतलब आपको वैसे ही नवंबर के इस वक्त इतना मजा है कि बाहर निकलने का, कि कितना क्लीन एयर आपको महसूस हो रही है। और वहां चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और फिर सीनियर मिनिस्टर वो भी वहां है, और फिर वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, वो भी उधर हैं अभी। मतलब अगर आप किसी एंगल से भी देखें, ये तो प्राइवेट दौरा है, ये तो ऑफिशियल दौरा नहीं है। तो अगर मेडिकल का रीजन है या मेडिकल का रीजन नहीं है, किसी हवाले से भी सीनियर मिनिस्टर शुड नॉट बी देयर। एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट ऑफ द प्रोविंस, उनको फैसले करने और डे टू डे फैसले करने वहां मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। एंड आपने सीनियर जी मैं ये कह रहा था कि जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो फिर आपको कोई अब किसी की हिम्मत नहीं होगी ये बताने की कि जी इट विल बी फार बेटर अगर आप इस मुश्किल में अवाम के साथ खड़े होकर नजर आएंगी या नजर आएंगे मियां नवाज शरीफ। लेकिन आई एम श्योर किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि इसको किस तरह से कहेंगे और पता चले
कि उनको सर डांट वैसे पड़ जाए और बाहर नहीं जो चली जाए। बाहर जो मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनमें बड़ी हिम्मत नजर आ रही है। चाहे बड़ा शदीद तनकीद, और वहाँ पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी उनको बड़ा शदीद तनकीद का सामना बहरहाल करना पड़ा है। चाहे वो सीनियर मिनिस्टर जिनका जिक्र आपने किया, उनको बैग्स भी कैरी करने पे बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बट जुबैर साहब, लंदन में आपको लगता है कि मियाँ साहब लंदन पहुंचेंगे और फिर मौलाना साहब भी वहाँ मौजूद है, कुछ ना कुछ एक सिलसिला बन सकता है वहाँ पर, कोई लंदन प्लान जिसकी बड़ी बातें होना शुरू हो चुकी हैं? लंदन प्लान अगेंस्ट whom? Against his own brother? I doubt it. देख ना, नॉर्मली तो लंदन प्लान जो हम सुनते रहे हैं एज अ कॉन्स्पिरेसी या एज अ रियलिटी, जो भी इन द पास्ट बहुत से लंदन प्लान बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, बट जनरली वो हैं जो कि ऑपोजिशन में होती हैं और वो समझती हैं मुल्क में इकट्ठे होना और बातचीत करना विदाउट बीइंग चेज्ड, विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड, एंड टू ओवरथ्रो अ सेटअप, बिल्कुल टू ओवरथ्रो का। बातें भी टेप हो रही हैं, किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन लीक आउट हो रही है, तो वो तो समझ आती है ऑपोजिशन का। लेकिन हुकूमत के अपने सबसे इम्पोर्टेंट लोग लंदन जाना पड़े उनको कोई प्लान बनाने के लिए, तो ये तो अजीब सी बात है, समझ ना आने वाली बात है। until unless like I said, और जो नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, वो इस वक्त प्रेसिडेंट जो भी पॉलिसी है उससे काफी तंग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो बार बार जिक्र भी करते हैं कि अवाम को फायदा होना चाहिए, अवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल होना चाहिए, अवाम के लिए मुश्किलात का हल होना चाहिए, स्टॉक मार्केट 93,000 हो जाए, लेकिन अवाम को क्या बेनिफिट हो। Right, but again, Zubair Saab, he cannot completely disassociate himself from the fact that his brother is right now the chief executive of the country. But Zubair Saab, आखिर में राना सनाउल्लाह साहब ये जो इन्होंने आज गुफ्तगू की और कहा है कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबरा हैं, आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो उनको आंख नहीं मारेंगे और इमरान खान साहब को और अगले 3 साल के लिए नहीं मारेंगे। बट डू यू थिंक इमरान खान वाकई में वेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ उनकी तरफ देखें या उनको आंख मारे, लाइक राना साहब सेज? अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं, 1.5 साल के जब से इमरान खान जेल में है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और उससे पहले भी जाहिर है मुश्किलात तो उनके लिए बढ़ती चली गई थी। तो इमरान खान की और एक पर्सनैलिटी हमें पता भी है कि वो उस आंख मारने का इंतजार नहीं करेंगे, चाहे मुश्किल उससे बढ़े या ना बढ़े। और मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ कि क्यों आर्मी चीफ उनको कोई फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि वो समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान पे इमरान खान है। until unless वो इमरान खान को इस चीज पर कन्विंस कर सकें कि इमरान खान साहब हम आपको छोड़ देते हैं और आप एग्जाम में चले जाएं और बाहर आप 5 साल तक नहीं आएंगे या 3 साल तक नहीं आएंगे, until unless that kind of an arrangement is done, which Imran Khan will obviously not accept, वो या तो ज्यादा अच्छा है कि वो सियासत ही छोड़ दें अगर उन्होंने ये नेगोशिएट करके बाहर जाना था। तो आई डोंट थिंक सो कि दोनों साइड से कोई ऐसी कोई बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, और जितने भी इंडिकेटर्स आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया वो भी सोच के बोल रहे हैं, वो उनकी तरफ से ही बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है। ही इज नॉट अ जूनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, इज अ वेरी सीनियर लीडर, अंडरस्टैंड्स कि वो बात क्या कर रहे हैं, उससे मैसेजिंग क्या होगी। Right. Thank you so much. बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब for joining us and for sharing news. मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर सियासतदान, साबिक गवर्नर सिंध, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। इसी के साथ ही किस तरह का माहौल बनता है, इंस्टेबिलिटी नेचुरली एक थर्ड फोर्स भी होती है जो कि पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है उससे बहुत ही सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसका फ़ायदा उठा रही है, और मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल नज़र आ रही है जिसकी वजह से हमें बहुत ही मुख्तलिफ फ्रंट्स पे इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है, उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। एंड द सूनर द बेटर, जहाँ पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार बार इस बात पे फोकस किया जाता है कि डायलॉग के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक यूनिफाइड स्टांस, एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम VPNs को जो ब्लॉक किया गया है गुज़िश्ता रोज़, और एक बड़ा पाकिस्तान में एक डिबेट भी इस हवाले से छिड़ी है, इस पर गुफ्तगू होगी, रीजंस क्या हैं और क्या हुकूमत का प्लान है, एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ VPNs जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम और जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो X का इस्तेमाल करती थी, और चूँकि आपको पता है कि फरवरी के महीने से
इस साल के आगाज से ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है और वीपीएन के जरिए वो तमाम वेबसाइट्स का तक एक्सेस जो है वो आवाम हासिल करी थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट के पास एक और उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है और वीपीएन्स को ब्लॉक कर दिया गया। कोई 6 घंटे तक वीपीएन्स को ब्लॉक किया गया और फिर उसके बाद बड़ी जो वजूहात बताई जा रही हैं। आपको ये भी याद होगा कि इसी साल जब इंटरनेट स्लो डाउन देखा था, व्हाट्सएप भी बहुत अरसे हमें नजर आया कि बहुत स्लो डाउन का शिकार रहा, जो सोशल मीडिया ऐप्स है। और इंटरनेट की स्लो डाउन को कभी कहा गया कि एक्सेसिव यूज ऑफ वीपीएन्स की वजह से ये स्लो डाउन देखना पड़ रहा है। कभी कोई शार्क एक्टिविटी के साथ भी एट्रीब्यूट उसको किया गया, बताया जाता था कि जी कोई मेजर फॉल्ट है इन पाकिस्तान सबमरीन केबल्स। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में जो इजहार ख्याल के लिए लोगों के पास एक ओनली एवेन्यू जो बचता है वो सोशल मीडिया है। और अगर इस पे ही कदगने नजर आए तो हमें पाकिस्तान को एक जगहसाई जिस तरह से उसकी हो रही है दुनिया भर में, पाकिस्तान के हवाले से जो हेडलाइंस हमें नजर आ रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान फेसेस वीपीएन रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट कांग्रेचुलेटिंग ट्रंप गेट्स कम्युनिटी नोट। वजूहात क्या थी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मुल्क में जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो कितने अलार्म्ड हैं, कितने कंसर्न्ड हैं जो इस वक्त हम ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं और हमें पाकिस्तान को वर्ल्ड इंडेक्स पे ये तमाम कदगने, तमाम ऑब्स्टिकल्स किधर प्लेस कर रही हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं फरिया अजीज साहिबा, आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ बोलो भी। फरिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। फरिया साहिबा, सबसे पहले तो लाइक आई मेंशन्ड के जो सिस्टम ग्लिच का हवाला दिया जाता है और बताया जाता है कि जी कभी वीपीएन्स के एक्सेस यूज को इंटरनेट स्लो डाउन की वजह करार दी जाती है। अभी गुज़िश्ता रोज वीपीएन्स को ब्लॉक कर दिया गया और कहा गया कि जी अनरजिस्टर्ड जो वीपीएन्स थे उनको गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है। और ऑफन हमें नजर आता है ऐसी सूरत हाल कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद अपनी जो इंटरनेट पॉलिसीज हैं उनको बाईपास करते हुए, जो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज उनको बाईपास करके ट्विटर इस्तेमाल कर रही होती हैं थ्रू वीपीएन। सो आप क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज हुआ क्या? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया अलीना। देखिए, काश कि हमें पता हो कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि एक दिन उठते हैं तो कभी इंटरनेट स्लो हुआ होता है या फिर एक्स की बंदिश हमने देखा कि पहले तो मानने से कासिर थे कि उन्होंने कुछ किया है, फिर नोटिफिकेशन आई, फिर वजूहात इन्होंने बयान करना शुरू की, कभी नेशनल सिक्योरिटी, कभी ट्विटर हमारी बात नहीं मानता, एक्स बात नहीं मानता, वगैरह वगैरह। सबमरीन केबल्स का आपने भी तस्करा किया, पहले 3 डैमेज हुई थी, फिर चौथी भी डैमेज हो गई, पहले अगस्त का वक्त दिया था, फिर अक्टूबर, अब नवंबर हो गया है। तो कुछ ना कुछ इनके जो बहाने हैं वो सामने आते रहते हैं। वीपीएन के हवाले से ये इन्होंने शुरू किया था कि हम रजिस्टर करेंगे, वाइट लिस्ट करेंगे आईपीस को और इंडस्ट्री को साथ में लाके कि इंडस्ट्री को कोई वो मुतासर ना हो। जाहिर है कि आम शहरी से तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी जिंदगी या काम किस तरह से मुतासर होता है। Absolutely. लेकिन हमने अखबारात में ये देखा और पढ़ा कि जो रजिस्टर्ड वीपीएन हैं उसमें भी जो कल डिस्ट्रप्शन हुई है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो ये जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो बिगाड़ के ही निकलते हैं। ये जो कहते हैं ना कि आपके लिए हम एक रास्ता निकाल देंगे मुख्तलिफ, लेकिन वो कुछ भी करते हैं उसमें बिगाड़ ही आता है, बेहतरी कुछ नहीं होती। फरिया साहबा, ये भी जरूर बताइएगा कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर तमाम वुज़रा हमें ये बताएं कि जी पूरे सिस्टम को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स का हदफ जो है वो $25 बिलियन तक का है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और पाकिस्तान में इस किस्म की जो पॉलिसीज लेकर आना कि जहां पर आपके डिजिटल जो फ्रीडम है उसको इन्फ्रिंज करते हुए हमारी डिजिटल राइट्स को जो है उस पर कदगन लगाना, उसको सल्ब करना, इस हवाले से डिजिटल राइट्स आप जैसे तमाम फोरम्स जो है वो क्या अब लाएमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट के लिए एक न्यू नॉर्मल ये बन चुका है। फरवरी 17 तारीख का वो नोटिफिकेशन था, पहले तो आप उसको ओनरशिप ही उस चीज की नहीं ले रहे थे कि किसने ये नोटिफिकेशन इशू किया है, और उसके बाद में आप बड़े ऐसे जवाब पेश करते नजर आए कि जहां से लग रहा हो कि आपने शायद ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स की वजह से ये गवर्नमेंट इस किस्म के इकदाम की तरफ आई है। सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जैसे फोरम सब क्या और कौन कौन से दरवाजे खटखटाए जाएंगे कि ताकि ये रिस्टोर हो और डिजिटल फ्रीडम जो है वो लोगों को दिया जाए? रिया, देखिए, तशवीशनाक बात यह है कि जो न्यू नॉर्मल बना दिया गया है, एक एक्सेप्टेंस की तरफ लोगों को पुश किया जा रहा है, या एक ढटाई है कि बस हो रहा है और वो चला जाएगा, ऐसी बंदिश कर देख लें। तमाम मुल्क के हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज्ड है। फरवरी से बंद है, अब नवंबर हो गया है, हमें क्या पता साल भी हो जाएगा और ये खुलेगी, एक्स की बंदिश नहीं हटेगी। लेकिन साथ साथ
हर मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन और वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किस तरह की दोगली पॉलिसी है जो ये अपनाई जाती है? फिर आप कहते हैं कि मईशत आईटी पार्क्स खड़े हो रहे हैं, ये इफ्तिताह किया जा रहा है, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं। यहाँ हर वक्त कुछ होता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है, इस एरिया में बंद कर देंगे, कभी स्लो डाउन हो जाएगा, कभी शार्क अटैक हो जाता है, कभी आप कोई सो कॉल्ड फायरवॉल मानने को तैयार नहीं है तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता। देखें और ममालिक में और अथॉरिटेरियन रेजीम्स में फिर वो एक गैर एलानिया तौर पे नहीं होता। आप अथॉरिटेरियन तरीके से इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो खोलना चाहते हैं जो अपने लिए आप अपना बयानिया डालना चाहें, लेकिन जो दूसरे इस्तेमाल करें आपको चाहिए कि स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच आपके हाथ में हो। तो ये गैर एलानिया तरीके से जो किया जाता है, फिर कोर्ट्स के आप रुख जानिब करें, वहां पे भी कोई रिड्रेसल नहीं होता। अभी पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स रिव्यू हुआ है ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने, उसमें भी जो फायरवॉल या सो कॉल वेब मैनेजमेंट सिस्टम, बाकी जो चीजें इस पे प्राइवेसी एक्सप्रेशन, तमाम चीजें वहां उठाई गई हैं कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, और कोई मुयस्सर जवाब नहीं दिया गया है पाकिस्तान डेलीगेशन की तरफ से। फरिया साहिबा, आपको याद होगा कि माजी में यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता था और ये बड़ा कन्वीनियंटली था, लेकिन एक सर्टन एक टाइम फ्रेम दिया जाता था और कुछ अरसे के लिए किया जाता था। अब बहुत अनलिमिटेड लगता है कि कब तक ये ब्लॉक्ड है, ये कोई नहीं बता सकता कि कब ये ब्लॉक जो है वो लिफ्ट किया जाएगा या बैन जो है वो लिफ्ट किया जाएगा। हाउ वर्स आर दीज टाइम्स? मतलब ये माजी से अगर कंपेयर किया जाए अभी हम किस नहज पे आ गए हैं? एंड डू यू रियली फील कि ये जो जवाब हमें दिए जा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र आपको सोशल मीडिया एप्स या सोशल मीडिया वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर देनी पड़ रही हैं, ये वाकई में ये इस किस्म के वजूहात जो है वो समझ आते हैं, वो वाकई में ये रैशनल जो दिया जा रहा है ये एक्सेप्टेबल है, या डू यू फील कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स के उसमें जहां पर हुकूमत को लग रहा है कि उनकी सबकी हो रही है या उनकी जो नैरेटिव है वो सेल नहीं कर पा रहा, तो द मोस्ट कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर देम इज टू ब्लॉक दीज वेबसाइट्स, ब्लॉक दीज एप्स? नहीं, बिल्कुल एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स का ही इशू है। देखें ये किस तरह से कोई रैशनल है ही नहीं, हमें कैसे ये चीज समझ आए कि कहीं आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है, लेकिन फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के होने के बावजूद आप खुद उसको इस्तेमाल करें, तो ये कंप्यूट नहीं करता ना, समझ नहीं आती है बात। कहाँ वीपीएन्स को ये भी बता दें फिर आप कौन से वीपीएन्स इस्तेमाल करें ताकि हमें भी मालूम हो कि हम उन वीपीएन्स का इस्तेमाल करें क्या। और वीपीएन्स का अगेन द पॉइंट होता है कि आप उसके वो कम्युनिकेशन प्राइवेसी रजिस्ट्रेशन में तो फिर आपके और ट्रैकिंग के एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर हम माजी में देखें, यूट्यूब 3 साल बंद रहा, कोर्ट केसेस चले, लेकिन अल्टीमेटली जब .pk लॉन्च हुआ, फिर हमने देखा टिकटॉक की बंदिश भी। लेकिन इसको मैं जोड़ूंगी जो साइबर क्राइम लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में जो नून लीग लेके आई थी, और उसमें जो शिट डाली गई थी सेक्शन 37, जो आर्टिकल 19 कॉपी पेस्ट करके पीटीए को ये इख्तियार दे दिया कि वो उसकी एक्सेप्शन अप्लाई करे इंटरनेट पे। वहां पे हमें जवाब ये दिया गया था कि अब क्योंकि कानून में ये चीज डाल दी गई है तो पीटीए क्योंकि एक अथॉरिटी है, उसकी जवाबदेही हो सकती है, आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हैं। अब आप देखें 8 साल बाद जिस तरीके से हमने देखा है कि ये जो एड हॉक तरीके से पहले होता था जिसपे हम चैलेंजेस लेके जाते थे, वो कौन सी चीज है जो एड हॉक तरीके से आज नहीं हो रही, कानून आने के बावजूद, वो जवाब पेश करने के बावजूद, बल्कि अब तो और ज्यादा इंटरनेट कभी पूरा बंद हो जाता है, कभी कुछ इलाकों में बंद हो जाता है, या वेबसाइट या एप्लीकेशन। बिल्कुल। और फरिया साहिबा, इवन एट टाइम्स तो पीटीए ऑल्सो सीम्स लाइक देयर बिल्कुल हेल्पलेस, क्योंकि वो खुद भी क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि उनकी इंटेंशन नहीं होती वीपीएन्स ब्लॉक करना। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरिया अजीज साहिबा बोलो भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट इस वक्त हमसे बात कही थी, जिन्होंने कहा कि दोगली इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी नजर आ रही है। एक तरफ आप कदगने लगा रहे हैं, एक तरफ आप ये तमाम रिस्ट्रिक्टिव आपकी पॉलिसीज है, इंटरनेट को स्लो डाउन करते हैं, वीपीएन्स को ब्लॉक करते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा अवाम को भी, अवाम की सहूलत के लिए भी बता दीजिए, अगर इसी अवाम का इतना ही दर्द आपको फील हो रहा है तो आप बता दीजिए कि कौन से वीपीएन लगा के आप भी ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।